शिव जी ने बोला एक नया गेम खेलते हैं। विष्णु बोले कौन सा? चेस बोर्ड वाला गेम। तो लकीली ब्रह्मा जी के पास में कौन थे? नारायण नारायण। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट। और आज से इस वीडियो से हम एक नया यूनिट या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो जैसे ही हम 10वीं पास करके 11वीं में आते हैं तो एनसीईआरटी में शुरुआती टॉपिक में ही हमें ये मिल जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। और इसमें कई सारी यूनिट्स ऐसी आती है जो हमें समझ में नहीं आती है, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूनिट्स के बारे में आपको शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगी, रटने की कोशिश मत करिएगा। जैसे जैसे आप टाइम बीतेगा फिजिक्स में आगे पढ़ते जाओगे तो उस यूनिट को आप डिटेल वर्जन में जैसे ही पढ़ोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिट किसी भी चीज़ के पीछे का अगर लॉजिक पता चल जाए तो फिर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजीली याद हो जाती है ना। मगअप करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स आएगी इस वाले चैप्टर में जो आपको लगेगा कि यार सर शुरुआत में इसको कैसे याद करें, कैसे मगअप करें। तो टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारे, क्योंकि 12th वाली जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो आपको 12th क्लास में आता है, तो उसकी यूनिट्स भी यहाँ पे डिस्कस होगी। तो टेंशन मत लेना, अभी फॉर्मूला देख के आप सिर्फ और सिर्फ उसके लॉजिक पे काम करना, बाकी रटने की कोशिश मत करना। जैसे जैसे आपका टाइम बीतते जाएगा, फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, वो सारी यूनिट बहुत आसान लगने लगेगी। चलिए, दूसरा चीज है कि इस टॉपिक में हम लोग भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे बेहतरीन तरीके से। नीट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और यहां से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक ही इजी है। तो इजी क्वेश्चन आता है, और इजी क्वेश्चन अगर हम एग्जाम में गलत करेंगे तो हमारी रैंक बहुत पीछे आ जाती है। और स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट, एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। एम्स जाना है तो 700 प्लस स्कोर होना ही चाहिए किसी भी हाल में। और 700 प्लस स्कोर का मतलब है कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं करना है हमें, है ना। उस माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी जगह जाएंगे। और जेईई वालों को लिए बोलूंगा कि मेंस में जितने भी सेट होते हैं वहां से भर भर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो मैं कोई भी टॉपिक, पूरे फिजिक्स में हर टॉपिक को नीट के चश्मे से अलग पढ़ाऊंगा और जेईई के चश्मे से अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों का तरीका डिफरेंट है। चीजें वही है बट तरीका डिफरेंट है, क्वेश्चन करने के तरीके डिफरेंट है। क्योंकि नीट में हाई एक्यूरेसी स्पीड चाहिए और इजी क्वेश्चन आते हैं, वहीं जेईई में थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड चाहिए। जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा एनालिटिकल बुद्धि चाहिए, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा ग्रिप चाहिए, कोई रटने वाली चीज नहीं चलेगी। तो दोनों को अलग अलग नजरिए से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जी जो नमस्ते नीट जी हमारा ऐप है, वहां पर भी दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। और मेरी एक खासियत बोलूं या फिर मेरा तरीका बोलूं, आप अभी शुरू सुन रहे हैं मुझे, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट टॉपिक आएगा ना पूरे फिजिक्स में, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक आएगा उसको मैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इजी को तो हर कोई इजी बना देता है। कॉम्प्लेक्स को असली मजा तो वो है, असली टीचिंग तो वो है जहां पे जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको इजी करके आपको कन्वे की जाए और आपका वो स्ट्रॉन्ग या फेवरेट टॉपिक बन जाए। तो वैसी मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। और मैं जितने भी बड़े टॉपिक्स होते हैं उसका रोड में पहले से बताता हूं, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं चल रहा हो कहां आ गए हम समंदर के बीच में, है ना। कई बार लोग पता ही नहीं चलता, टॉपिक में इतने डूब गए कैसे क्या चल रहा है। वो आपको दिमाग में लाइब्रेरी जैसे हर एक टॉपिक का जमना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने सारे लाखों स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उनमें अच्छा नंबर लाना है तो आपके दिमाग में बहुत ही रेशनलाइज तरीके से लाइब्रेरी के तौर पे सारे टॉपिक का अरेंजमेंट होना चाहिए कि चलो जो बोले वो फॉर्मूला निकालना है, ठीक है निकाल दिया, जल्दी से निकाल दिया, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशंस का भी जो रोड मैप है वो मैं किस तरीके से रखने वाला हूं, ये आपके सामने रहा सिलेबस। कि सबसे पहले हम लोग फेमस जो रिचर्ड फेनमैन की जो थ्योरी है चेस बोर्ड वाली, उसको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से हमारे वर्जन में उसको देखेंगे। दूसरा है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे, उसके बाद यूनिट्स के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, यूनिट्स एंड उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम लोग डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस हर साल आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए इन सब चीजों का आना भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन क्या क्या है, 3 एप्लीकेशन है, उनको भी हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बताएंगे हर एक तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर भी जो जो एप्लीकेशन होता जाएगा उसका वही न्यूमेरिकल हम सॉर्ट करेंगे। दूसरा नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस ही सब कुछ है या उसमें कुछ लिमिटेशन है, वो कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देता है, वो सारी चीज भी हम लोग यहाँ लिमिटेशन क्या क्या है उसका वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में नीट और जेई के पीवाईक्यू जो मुझे लगता है कि ये कराने चाहिए वो सारे के सारे कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए भी कराऊंगा, बट कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए भी छोड़ूंगा और होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है। चलो तो ये रहा सिलेबस और स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, रिचर्ड फेनमैन थ्योरी। अब देखो जो रिचर्ड फेनमैन है वो एक फिजिसिस्ट है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1965 में, ठीक है, इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि एक चेसबोर्ड लिया है, उस चेसबोर्ड से फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है, चेसबोर्ड से फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है। और हम प्रीवियस हमारे वीडियोस में, याद है वो आदिमानव वाला मैंने आपको पूरा वीडियो बताया था कि व्हाट इज फिजिक्स, तो असल में फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है नेचर की स्टडी है, एक नेचर अवेलेबल है पहले से जिसको ऊपर वाले ने बनाया है ना, उस नेचर में जो भी फेनोमेनन हो रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस फेनोमेनन को ऑब्जर्व करने के बाद उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लॉस के फॉर्म में बना दे रहे हैं, और उन लॉस की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली स्टडी ऑफ नेचर में जो भी फेनोमेनन हो रहे हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेट या लॉस के फॉर्म में कर रहे हैं और उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। यही हमने पुराने जो प्रीवियस व्हाट इज फिजिक्स वाला जो मेरा वीडियो था उसके अंदर हमने स्टोरी से देखा था कि नदी के किनारे पानी पीने से लगा के हम लोग पैदल से प्लेन की यात्रा कैसे करी थी, वो सारा का सारा मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जर्वेशन, और पूरे सब्जेक्ट में भी क्या है, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से फिजिक्स सीख पाएंगे। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा उसका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ऑब्जर्वेशन में कि भाई पेड़ है, थोड़ी देर के लिए पेड़ है, उससे क्या हो रहा है, एप्पल गिर रहा है, तो किसी बहुत सालों से गिर रहा था, कोई भी चीज पेड़ पे बहुत सारे पेड़ पहले से हैं, कई सालों से हैं, और वहां से जो फ्रूट्स है वो नीचे गिर रहा है, और ये किसने देख लिया, ये इस बंदे ने देख लिया, और इसका ऑब्जर्वेशन था कि हाँ क्यों गिर रहा है, इसके पीछे के लॉजिक ढूंढ लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गए भाई साहब न्यूटन, ये क्या बन गए, न्यूटन बन गए। इस तरीके से ही अलग अलग जितने भी फिजिसिस्ट है या जितने भी साइंटिस्ट है उन लोगों ने क्या किया, नेचर में जो हो रहे फेनोमेनन है उनको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उनके पीछे का लॉजिक लगाया। किसी ने सोचा कि भैया ये कोई भी चीज ऊपर क्यों नहीं, कोई भी चीज फेंकते हैं तो नीचे क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है, बिल्डिंग से अगर हम कोई भी चीज फेंकें तो वो हमेशा नीचे ही जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, कोई भी बॉल ऊपर उछालो वापस नीचे आ जाती है। ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जर्व किया, ये सारा का सारा फेनोमेनन हो रहा था, इसको ऑब्जर्व किया, उसको फॉर्मुलेट किया, लॉस की शक्ल दी और उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। बट ये रिचर्ड फेनमैन ने थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी दी, है ना। कब मिला इनको नोबेल, 1965 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने एक चेसबोर्ड थ्योरी दी। चलो तो इनके वर्जन में तो नहीं सुनाऊंगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा अपना क्रिएटिव अंदाज लगाते हैं। देखिए चेसबोर्ड है, इस चेसबोर्ड पे क्या है, 2 प्लेयर चेस खेलने वाले हैं। तो सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि धरती के रचयिता कौन है, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें शिव भगवान जो है, लॉर्ड शिव, वो और हमारे विष्णु, लॉर्ड विष्णु, शिव भगवान और विष्णु भगवान। पहले डिस्क्लेमर दे दूं, किसी की स्टूडेंट की धार्मिक भावनाएं आहत करने का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें जो होगी यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे शिव भगवान, ये है हमारे विष्णु भगवान। एक दिन इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया, शिव और विष्णु मिले और इन्होंने बोला कि यार बहुत दिन हो गए, आज चलो एक नया गेम खेलते हैं। बोले, शिव जी ने बोला एक नया गेम खेलते हैं, विष्णु बोले कौन सा, चेस बोर्ड वाला गेम, ठीक है। तो विष्णु को भी पता था, अच्छा चलो ठीक है खेल लेते हैं। इन दोनों ने क्या किया, ब्रह्मा जी को कॉल मिलाया, है ना। कॉल मतलब समझते हो, टाइम ट्रेवल करा के बिल्कुल हॉटलाइन से काम बातें होती थी, है ना, टेलीपैथी के तहत। उन्होंने ब्रह्मा जी को फोन लगाया कि भाई ब्रह्मा, आज हम एक नया खेल खेल रहे हैं, चेस बोर्ड वाला। ब्रह्मा जी को इस चेस बोर्ड वाले गेम, चेस बोर्ड या चेस बोर्ड से रिलेटेड कोई भी गेम का कुछ भी अंदाजा नहीं था। ब्रह्मा जी ने बोला मुझे नहीं पता ये गेम वेम कौन सा है, क्या बात कर रहे हो, आज मैं कहीं व्यस्त हूं, थोड़ा सा काम निपटा लेता हूं। विष्णु और शिव जी और विष्णु जी आप दोनों खेलिए बढ़िया से। तो ब्रह्मा जी कहीं दूर बैठे हुए थे, है ना। ब्रह्मा जी कहाँ बैठे थे,
कहीं दूर बैठे हुए थे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहाँ, कहीं पे दूर कहीं बैठे हुए थे। यहां पे विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों, एक ने बोला कि चलो मैं इधर व्हाइट गोटियों की तरफ बैठता हूं, एक तरफ ब्लैक की तरफ बैठता हूं, है ना। गेम स्टार्ट करते हैं अपन। ब्रह्मा तो आज दूर है, उसको पता भी नहीं है इस गेम के बारे में, ठीक है। अब ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी ने बोला यार ये कौन सा गेम खेल रहे होंगे। होता है ना, एक आपके दोस्त कोई फोन करे और किसी चीज के बारे में डिस्कस करे और फिर आपका क्या, आप फिजिकली तो वहां प्रेजेंट नहीं बट माइंड आपका वहीं क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। सिमिलरली क्या है, ब्रह्मा जी भी, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही होगी कि यार क्या, कौन सा गेम खेल रहे होंगे, क्या हो रहा होगा वहां पे। तो लकीली ब्रह्मा जी के पास में कौन थे, नारायण। नारायण कौन थे, नारायण भगवान थे। नारायण। तो इन नारायण भगवान को बोला कि जाओ। नारायण जी पूछे, क्योंकि नारायण जी आपको पता ही है कैसे कैरेक्टर है कि वो हर चीज, कोई भी परेशान, क्या कि हे देव क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी ने बोला यार एक बात समझ नहीं आ रही है कि विष्णु और शिव दोनों मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है उस गेम के बारे में और मुझे जानना है। तो इतना बोलना ही था ब्रह्मा जी का। नारायण जी बोले कोई बात नहीं, नारायण मैं जाता हूं और वहां देख के आता हूं क्या हो रहा है। तो नारायण जी यहां से ट्रेवल करें और तुरंत प्रकट हो जाते हैं नारायण जी। आपने देखा होगा उस टीवी सीरियल्स में कैसे बड़े मैजिक तरीके से क्या है, यहाँ पे प्रकट हो गए। ये है नारायण जी। नारायण जी देख रहे बढ़िया आंख भर के कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो शिव और विष्णु को देख रहे हैं वो कि अच्छा दोनों साइड में बैठे हुए। नारायण जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। नारायण जी को गेम के बारे में कुछ अता पता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा क्या होगा। जैसे यहाँ पे नारायण जी ने ये ऑब्जर्व किया और तुरंत यहाँ से ब्रह्मा जी को मैसेज पहुंचाया। मैसेंजर थे ये, मैसेज पहुंचाया ब्रह्मा जी यहाँ पर एक बिसात बिछी हुई है, कुछ गोटियां हैं और ये गेम चलने वाला है। ब्रह्मा जी बोले ये तो मुझे भी पता है कि यहाँ पे गेम चलने वाला, उसमें होगा क्या वो बता मुझे, है ना। चलो तो ठीक है, नारायण जी देख रहे। फिर थोड़ी देर बाद क्या है, विष्णु ने चाल चली, है ना। एक अपना व्हाइट गोटी, यहाँ ये सारे के सारे क्या है, प्यादे हैं। चेस बोर्ड आपने देखा होगा, है ना। ये आगे वाले क्या होते हैं, प्यादे होते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। इनको घोड़ा बोलते हैं। घोड़ा क्या करता है, 2.5 चाल चलता है। ये हमारे क्या होते हैं, ऊंट होते हैं। एक वजीर होता है और एक राजा होता है ना, इस तरीके से। तो सबकी चाल अलग अलग होती है। हाथी ऐसे सीधे और इस तरीके से चलता है ना, सीधा भी चल सकता है, इस तरीके से भी चल सकता है। घोड़ा जो मुझे पता है ना, हो सकता है क्योंकि चेस प्रोफेशनल लेवल पे तो चेस के हो सकता है डिफरेंट रूल हो। जैसे हम लोग, जैसे क्रिकेट हमारा गली में बहुत सारे रूल अपने हिसाब से बना लेते हैं ना, 1 to 1 एंड वाले। सिमिलरली चेस बोर्ड भी हमने बचपन में ही खेला है, बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं है। तो ये जो घोड़े होते हैं 2.5 चाल चलते, 1 2 2.5, है ना। मतलब 2 सीधा और 1 टेढ़ा चल जाता है तो 2.5 हो जाता है ना। चलो तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट कर रहे। शिव जी ने पहला प्यादा चलाया अपना, यहाँ पे चलाया, फिर यहाँ पे चला दिया। ये यहाँ पे शिव जी का प्यादा चल गया। तो उतने में ही, है ना, पहली चाल चली। शिव जी ने क्या चला, पहली चाल चली, एक चाला प्यादे को ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक आगे बढ़ाया। नारायण जी ने देखा कि अच्छा ये आगे वाला जो प्लेयर है वो 1 चाल चल रहा है। इन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी यहाँ पर ये जो प्यादा है, शिव जी ने एक आगे चला दिया है, ये प्यादे हैं, है ना। पूरी इंफॉर्मेशन दी उन्होंने, यहाँ पे क्या क्या था, किस तरीके से सेटअप था, और इन्होंने बोला कि प्यादा एक कदम आगे चल रहा है। ब्रह्मा जी क्या करें, एक डायरी लेके बैठे। ब्रह्मा जी क्या करें, एक डायरी लेके बैठे और पहला पॉइंट लिख दिया कि ठीक है प्यादा 1 कदम आगे बढ़ रहा है। फिर इधर देखा, विष्णु जी ने भी प्यादा बढ़ाया आगे, 1 कदम बढ़ा दिया। फिर इस तरीके से गेम चलता रहा, 2 कदम आगे बढ़ गए, 3 कदम इधर से भी आगे बढ़ गए, इधर से भी आगे बढ़ गए। ये सारी की सारी ये जो यहाँ पे हो रहा था वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन ब्रह्मा जी को देते जा रहा था और ब्रह्मा जी नोट कर जा रहे थे। और उन्होंने देखा कि फिर इन्होंने बोला कि घोड़ा 1 2 और 2.5, ये इन्होंने, शिव जी ने क्या किया, घोड़े को 2.5 चाल पे चला दिया। यहां पर नारायण जी का दिमाग खराब कि अभी तक तो सारा सीधा सीधा चल रहा था, मतलब ये पीछे वाली गोटियों की चाल अलग है, तो इसका मतलब है कि घोड़ा तो 2.5 चल रहा है। तो इन्होंने इमीडिएट इंफॉर्मेशन पहुंचाई ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आगे वाले प्लेयर तो 1 चाल चल रहे थे, बट यहाँ पे पीछे वाले में घोड़ा है और वो घोड़ा 2.5 चाल चल जा रहा है। ब्रह्मा जी ने वापस से नोट कर लिया कि ठीक है 2.5 चाल चल जा रहा है। फिर क्या हुआ अचानक से कि जब यहां पर विष्णु जी का गोटी यहां पे था, है ना, ये जो हमारा प्यादा यहां पे था, और है ना, इनको मैं इससे कर देता हूं, इनके सारे के सारे येलो से कर दूं या रेड से कर देता हूं तो कलर विजिबल रहेगा आपको, ठीक है। ये हमारे
किसके हैं? चलो ये तो 2 बना दिए हमने, 2 बनेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो जैसे यहाँ पे आए तो विष्णु जी का ये जो था, शिव जी का जो ये था, ये जब इसको मारने लगा तो ये टेढ़ा मार दिया। इतने में नारायण जी का दिमाग खराब कि प्रभु अभी तक जो चीज सीधी चल रही थी, ब्रह्मा जी को जाके बोला कि नहीं नहीं, आपने जो पहला पॉइंट लिखा था ना, क्या आगे वाला जो प्यादा है वो सीधा सीधा चल रहा है? सीधा सीधा नहीं चल रहा है। जहां पर इसको मारने की बारी आई, अपने दुश्मन को देखा तो इसने रास्ता बदल लिया। चल तो सीधा रहा था, मारते टाइम पे टेढ़ा हो जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जो पहला पॉइंट लिखा था उसमें क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और डाटा भी इसको थोड़ा सा अपने जूनियर को, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं अपने जूनियर को कि यार तुमने क्या गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, गलत एक्सपेरिमेंट बता दिया मुझे, चलो अब मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलो इन्होंने वापस मॉडिफाई भी कर दिया। फिर देखा कि घोड़ा, ऊंट, ये सब अपनी अलग 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 चाल चल रहे हैं। तो जो भी यहां पर चेस बोर्ड पे होते जा रहा था, क्योंकि रूल्स तो विष्णु और शिव को पता थे, शिव जी को और विष्णु को तो सारे रूल्स पता थे किस तरीके से चलना है, क्या चलना है। और यहां पे बहुत सारी ट्रिक्स थी छुपी हुई, जो कैसे गेम आगे बढ़ेगा और क्या क्या ट्रिक्स यूज करना पड़ेगी, वो तो इन दोनों को भी नहीं पता थी। क्योंकि हाँ, ये सारी पता थी, सारी ट्रिक्स आती थी, बट जैसे जैसे सिचुएशन होती जा रही थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सारी के सारी ट्रिक्स होती जा रही थी। और नारायण जी जो यहां पे हो रहा था उसको क्या कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे। जो भी यहां पे हो रहा था उसको प्रिडिक्ट कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। और जो जो दिखते जा रहा था, जो जो फेनोमेनन होते जा रहा था, वो ब्रह्मा जी को देते जा रहे थे। ब्रह्मा जी अपने डायरी में नोट करते जा रहे थे, जो नारायण जी को थोड़ी थोड़ी डांट भी पड़ रही थी, क्योंकि बार बार चीजें कुछ कुछ मॉडिफाई भी हो रही थी। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स भी कुछ इस तरीके से ही चलता है कि ये जो चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड को हम लोग इसकी एनालॉजी लें तो ये हमारा क्या है, नेचर है। ये चेस बोर्ड पूरा का पूरा क्या है, हमारा एग्जिस्टिंग नेचर है, ठीक है। और ये जो नारायण जी और ब्रह्मा जी जो है, ये साइंटिस्ट है। और ये क्या कर रहे हैं, यहां जो ये सारी के सारे मूव्स हो रहे हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं, मूव्स। ये जो चालें चल रहे हैं, यहां से जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेनोमेना, ठीक है। तो यहां जो भी ये मूव्स हो रहे हैं, जो भी चाल चल रहे हैं, सारे के सारे फेनोमेनन है। इनको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, नारायण जी और ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी एंड नारायण जी उनके क्या है, असिस्टेंट है। दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करके ये क्या कर रहे हैं, अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखते जा रहे हैं, लॉज बनाते जा रहे हैं, है ना, रूल्स बनाते जा रहे हैं। इनको बोलते हैं हम लोग साइंटिस्ट। ये क्या है, साइंटिस्ट है। और शिव और विष्णु क्या है, अपने आप में रचयिता है। ये क्या है, गॉड है, जिन्होंने ये क्रिएट किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग नेचर है पूरा का पूरा, ये क्या है, एक किसी एनर्जी ने क्रिएट किया होगा, किसी भगवान ने क्रिएट किया होगा। इस नेचर में, जो चेस बोर्ड एक नेचर है, इस नेचर में जो भी हो रहा होगा, जो भी फिनोमिनन हो रहे होंगे, इस नेचर में हवा चल रही होगी, समंदर है, वहाँ पर टाइड्स आ रही होगी, फुल मून में अलग तरह के, है ना, सारा का सारा टाइड्स का जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है। तो पूरे नेचर में पेड़ है, पक्षी है, जो भी हो रहा होगा, उनको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, नारायण जी और ब्रह्मा जी को दोनों के दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी डायरी में लिखते जा रहे हैं। तो असल में ये कर क्या रहे हैं कि नेचर में जो भी फेनोमेनन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके लॉ फॉर्मेट कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। अब क्या हुआ, चलो ये तो समझ में आ गया आपको पूरी चेस थ्योरी, और यही हमारे रिचर्ड फीनमैन की थ्योरी है, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि ये जो नारायण जी यहाँ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, है ना, जब तक ये गेम चल ही रहा था, अब बोर हो गए नारायण जी एक जगह टिकते हैं क्या, नहीं, नारायण नारायण करते हुए निकल लिए। तो यहाँ पे कि महाराज ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि महाराज वो तो दोनों रुक ही नहीं रहे, विष्णु और शिव भगवान, चले जा रहा उनका गेम, पता नहीं कितने अनंत तरीके के मुंह है क्या, पता नहीं, चेस गेम चलते जा रहा है, मैं तो बोर हो गया था तो मैं आ गया। अब क्या कर रहे हैं आप। तो ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज थे, डायरी में जब सारे लॉज लिख रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला नारायण जी को कि यार एक प्रॉब्लम है। नारायण जी बोले क्या प्रॉब्लम है महाराज, क्या समस्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सारे के सारे जो लिख रहा हूं, सारा चीज तुझे और मुझे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम तो बड़े अच्छे से, हमारा मेंटल लेवल बड़ा आगे का है, हमारी दृष्टि अलग है।
बट ये आम जनता को हम कैसे समझाएंगे? उसके लिए तो हमें क्या चाहिएगा? इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी कि आम जनता को हम कैसे समझाएंगे। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेज के साथ साथ हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसको फॉर्मुलेट करना है। अगर मुझे इसको, ये जो नारायण जी को बोला कि जो भी आप यहां से महाराज बता बता के लेके आ रहे हो मेरे पास में, और मैं इनको जब फॉर्मुलेट करूंगा, लॉ बनाऊंगा, रूल्स बनाऊंगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ क्वांटिटीज, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। इनको क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। अब वो क्वांटिटीज, फॉर्मुलेट और लैंग्वेज, तो क्या करें? नारायण जी बोले टेंशन मत लीजिए, नारायण नारायण। फिर इन्होंने आपस में डिस्कस करके ये बोला कि काम करते हैं, हम लैंग्वेज को रखते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि आम जनता को नंबर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो हम मैथमेटिक्स रखेंगे। तो आज से क्या बन गया, है ना, सृष्टि के रचयिता ने क्या बोला कि आज से जो मैथमेटिक्स है वो क्या है? फिजिक्स को समझने के लिए एक टूल है। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिर ये जो फॉर्मूले बनाने में कुछ क्वांटिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी। बट नारायण जी बोले कि महाराज वहां तो गेम रुक ही नहीं रहा है, अनंत काल तक वो तो गेम चलता जाएगा, तो क्या हम क्वांटिटीज कितनी बनाएंगे? अनंत तरीके की, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी फिर तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे गेम चलते जा रहा है, पता नहीं कितने मूव्स होंगे, कितने क्या होंगे, तो यहाँ तो जो हमारे लॉज और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी क्वांटिटीज की, और लॉज भी बहुत इनफाइनाइट तरीके के लॉ बन जाएंगे, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनफाइनाइट तरह की हमें क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात सही नहीं है इसमें, क्योंकि आम जनता को ये सारा चीज समझने, अपने भक्तों को समझने आने वाला नहीं है। इतना इनफाइनाइट करेंगे हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा दो हिस्सों में तोड़ते हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, और बोल देंगे कि बाकी चीजें तुमको जरूरत पड़ती जाए तो इन स्टैंडर्ड में से निकाल के डिराइव करते रहना। तो कुछ हम फंडामेंटल बना देते हैं और कुछ जो आपको डिराइव्ड बता देते हैं ना, कुछ क्या क्वांटिटीज हमने फंडामेंटल क्वांटिटी बना दी, और कुछ को बोला कि डिराइव क्वांटिटी में कर लो। ये जो फंडामेंटल जो हम देंगे उनमें से निकाल के डिराइव करते रहना। नारायण जी बोले हाँ सर, ब्रह्मा जी बात तो सही है, ऐसा कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना। अब इन क्वांटिटीज को क्या बोला? इन क्वांटिटीज को बोला फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो देखो डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटीज का? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, जो भी हैपनिंग हो रहा है उसको एक्सप्लेन करें, एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने बोला आज से ये फिजिकल क्वांटिटी के भरोसे है पूरा का पूरा फेनोमेनन, है ना। इसमें जो लॉज हो रहे, जितने भी लॉज है उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है, सारा का सारा, सब में उन लॉज में क्या होगा, ये फंडामेंटल या बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा। और यहां से कहानी चली फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी की क्या है। अब इनफाइनाइट तरीके के लॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके के क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी क्या? तो देखो आप थोड़ा सा सिंपल समझो कि अगर हमें पूरी काउंटिंग, है ना, काउंटिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे काउंटिंग देखना है ना, तो काउंटिंग तो कहां हो सकती है? इनफाइनाइट तक काउंटिंग हो सकती है किसी चीजों की। बट उनमें आप ध्यान से देखोगे तो जो नंबर यूज हो रहे हैं वो तो यही यूज हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 0 से लगाकर 9 ये यूनिक नंबर है, यही बार बार यूज हो रहे, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से काउंटिंग बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हमें 10 लिखना है तो हम क्या कर रहे हैं, 1 और 0 की हेल्प ले रहे हैं। 11 लिखना है तो 1 1 की हेल्प ले लेते हैं। हमें 1000 लिखना है तो 1 और 3 0 ले लेते हैं, है ना। हमें 1200 रुपए लिखना है तो 1 2 00 लिख दिया हमने, है ना। तो इन्हीं नंबर्स की हेल्प से हम लोग आगे की काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल 0 से 9 सेट कर दिया और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे की काउंटिंग ले जाओ जितना ले जाना हो। सिमिलरली आप देखो कोई लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमने ए से लगाकर जेड तक मेंशन कर दिया, 26 अल्फाबेट बना दिए। अब पूरा का पूरा लैंग्वेज बना लो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं के ए बी सी डी, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या है, अलग अलग लैंग्वेज बना लो। तो ये क्या है हमारे फंडामेंटल से।
तो ये हमारी क्या कहलाई, फंडामेंटल्स क्वांटिटी कहलाई, और इनसे जो बना है अलग 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 कॉम्बिनेशन से जो बनाते गए वो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी बनी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का यही मतलब है ना। तो चलो यहां पे मैं आपको पूरा क्लासिफाई करा देता हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए कई बार हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता होता है डिराइव्ड और फंडामेंटल, ये कई बार नहीं पता होता, बट नॉलेज के लिए लिखे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोगों ने दो कैटेगरी में, दो बड़ी कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया है। कैसे? बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में क्या आता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लो को फॉलो भी करता हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचो सर ये स्केलर वेक्टर नॉलेज नहीं है, तो कोई टेंशन मत लो, अलग से मैं वेक्टर बहुत अच्छे से आपको पहले पढ़ाऊंगा, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ लिखे रहते हो, ये सारी डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स समझने के लिए, वो अलग से मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। स्केलर में क्या आते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख दी मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं बताऊंगा आपको। वेक्टर में फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के बारे में, हर एक वेलोसिटी को भी हम लोग कम से कम 10 मिनट अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। हर एक फॉर्मूले को बहुत अच्छे से खोलेंगे जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती जाएगी। बट दिक्कत क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिक्स का हर एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन सभी फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी यूज होती है सबका इंट्रोडक्शन होता है, तो यहां पर हर एक टर्मिनोलॉजी आप सुन लोगे एक बार, पर टेंशन मत लेना, वो आगे चल के बहुत इजी हो जाएगा, शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ए से लगा के अगर हम लोग अल्फाबेट लिखें, है ना, ए बी सी, ये 26 अल्फाबेट लिखे, तो बताओ ए का कोई रिलेशन है क्या बी से? नहीं। बी का कोई रिलेशन है क्या ए से? नहीं है। दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली 0 1 2 3 से लगा के 9, तो 0 का और 1 का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाए, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। The quantities those are independent to each other, that quantity is called fundamental physical quantity। ठीक है, तो यहां पर ये हम लोगों ने क्या किया, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा हमने, काय में रखा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं यहां पे रख देता हूं, सेट कर देता हूं। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या क्या है इसमें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी इसका ना नोटेशन लिख रहा हूं मैं, ना ही यूनिट लिख रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट्स की जब बात करेंगे तो इन क्वांटिटीज की यूनिट और डायमेंशन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आप बोलेंगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज आपकी कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ओवरऑल है किसके अंडर में, सारे के सारे सब कैटेगरी किसकी है, फिजिकल क्वांटिटी की है। नेक्स्ट है आपके डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल से डिराइव हो, जो फंडामेंटल से डिराइव हो, है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि भाई ये जो काउंटिंग है, इससे आपको बाकी आगे की जो काउंटिंग होगी, वो काउंटिंग होगी, वो सारी की सारी क्या है, डिराइव्ड है। ये जैसे ए से लगा के जेड तक का पूरा अल्फाबेट है, इनसे जो इनके कलेक्शन से जो वर्ड्स बनेगी, लैंग्वेज बनेगी, वो सारे के सारी क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखूं कि अगर आपको स्पीड लिखना है, स्पीड है ना, देखो स्पीड एक सिंपल सा ले लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है आपका, लेंथ में आ जाएगा, और टाइम काय में आ जाएगा आपका, टाइम ही रहेगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस असल में लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम हुआ, है ना। डिस्टेंस को काई से मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ से मेजर करते हैं, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारी स्पीड है वो किससे डिराइव हुई, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, बस आज के लेक्चर में उतना ही था। आगे हम लोग बात करेंगे इनकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे मेजरमेंट का एग्जिस्टेंस आया,
है ना, और कौन सी पेरिस में वो लैब है जहां पे सारा का सारा मेजरमेंट होता है, वो सबको देखेंगे हम लोग और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं फटाफट कि आज हमने देखा यूनिट एंड डायमेंशन, और ये हमारा रोड मैप था। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा, फिजिक्स देखा, फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया जो पिछले लेक्चर में हमने कहानी बोली थी, और रिचर्ड फेनमैन थ्योरी जो कि 1965 में इनको नोबेल मिला था, इन्होंने चेसबोर्ड थ्योरी से पूरा का पूरा फिजिक्स समझाया, और उसमें हमने हमारी स्टोरी लगा दी जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ठीक है, तो ये भगवान थे, इनके गेम को समझ के, इनके फेनोमेन को समझ के नारायण जी और ब्रह्मा जी ने ऑब्जर्व किया, लॉज बनाया, और लॉज के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी, लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, फॉर्मुलेट करना है तो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, और क्वांटिटीज में बहुत सारी हो जाएगी, तो हमने कुछ फंडामेंटल रखी और कुछ क्या रखी, उन फंडामेंटल से होने वाले डिराइव्ड बना दी, उनसे बना लो, उनसे बना, जैसे जैसे लगते जाए बना लो, और ये जो लॉज बनाए ये सब मॉडिफाई भी हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, है ना। तो लॉज को समझने के लिए तो असल में फिजिक्स क्या था हमारा, नेचर को हमने समझा, और नेचर को समझ के उसमें जो फेनोमेनन हो रहे थे उस फेनोमेनन को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और उससे जो हमने फॉर्मुलेट करके रूल्स और लॉज बनाए उनकी स्टडीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स से, और देखेंगे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी क्या यूनिट्स होती है, और उन यूनिट्स को किस किस फॉर्म में हम लोग, और उनके यूनिट्स में भी अलग अलग टाइप के, है ना, उन टाइप्स को भी समझेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मजा आया, पहला लेक्चर था यूनिट एंड डायमेंशन का बेहतरीन तरीके से। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है। स्टोरी ब्रह्मा विष्णु महेश वाली अच्छी लगी हो तो आप, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर महेश महेश बोल रहे, महेश कौन है, शिव जी का ही नाम महेश होता है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जैसी स्टोरी मैंने बताई है, तो पूरे फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा ताकि लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहे, क्योंकि स्टोरी हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।